नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में। मैं हूं आपका होस्ट एबीजीद। यहां हम इतिहास की यात्रा पर निकलेंगे और उन रहस्यों को सुलझाएंगे जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। यह वह जगह है जहां जिज्ञासा और खोज एक साथ मिलती है, जहां ज्ञान और आश्चर्य का टकराव होता है और जहां भूतकाल, वर्तमान और भविष्य आपस में जुड़ते हैं। हमारे इस चैनल पर हम आपको ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो आपको प्रेरित करेंगी। इस पहले एपिसोड में हम आपको एक रोमांचक सफर पर ले जाएंगे, लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस की ओर। तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए, ज्ञान से भरने के लिए और मनोरंजन पाने के लिए, क्योंकि यह एक अविश्वसनीय यात्रा की बस शुरुआत है जिसे हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए इस रोमांचक यात्रा में डुबकी लगाते हैं। यह पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए कि अटलांटिस सच में अस्तित्व में थी या यह केवल एक मिथक है। आइए साथ में खोज करें उस रहस्य को जिसने पीढ़ियों की कल्पनाओं को मोहित किया है। हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन दार्शनिक प्लेटो से, जिन्होंने लगभग 360 ईसा पूर्व में अपनी पुस्तकों टाइमियोस और क्रीटियास में पहली बार अटलांटिस का उल्लेख किया था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता थी जो अंत में समुद्र की गहराइयों में डूब गई। लेकिन क्या यह सच था या सिर्फ उनकी कल्पना? प्लेटो के वर्णन में अटलांटिस को एक विशाल द्वीप या महाद्वीप के रूप में बताया गया है जो पिलर्स ऑफ हेरक्यूलिस के पार स्थित था, जिसे आमतौर पर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर माना जाता है। इसी वजह से कई लोगों का मानना है कि अटलांटिस अटलांटिक महासागर में कहीं स्थित हो सकता था। हालांकि इसकी सटीक स्थिति आज भी बहस का विषय है। प्लेटो का वर्णन अपनी अनूठी कल्पना के लिए जाना जाता है। उन्होंने अटलांटिस को पानी और भूमि की समसेंट्रिक रिंग्स, वृत्ताकार घेरों के रूप में बताया। अटलांटिस के बीचों बीच एक केंद्रीय द्वीप था जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली था। इसके चारों ओर पानी और जमीन की रिंग्स एक एक कर बारी बारी से बनी हुई थी। यह केंद्रीय द्वीप रॉयल पैलेस, शासक वर्ग और उन्नत तकनीक तथा बुनियादी ढांचे का केंद्र था। यह अटलांटिस की सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। पानी और जमीन की ये रिंग्स नहरों और जलमार्गों की एक श्रृंखला से जुड़ी हुई थी। प्लेटो ने अटलांटिस की भौगोलिक संरचना में उसके प्राकृतिक संसाधनों का भी उल्लेख किया है। द्वीप पर उपजाऊ मैदान, पहाड़ और खनिज पदार्थों की प्रचुरता थी, जिनमें सोना और चांदी जैसे कीमती धातुएं भी शामिल थीं। यह समृद्धि अटलांटिस की शक्ति और संपन्नता का मुख्य कारण थी। पिलर्स ऑफ हेरक्यूलिस से परे भूमध्य सागर के निकट रणनीतिक स्थान ने अटलांटिस को महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण दिया। इससे अटलांटिस को अपने पड़ोसी क्षेत्रों पर प्रभाव डालने और अपने साम्राज्य को फैलाने में मदद मिली। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस का भूगोल उन्नत इंजीनियरिंग और योजना की मांग करता था। नहरों का निर्माण, कंसेंट्रिक रिंग्स और केंद्रीय द्वीप का डिजाइन वास्तुकला और जल विज्ञान में उन्नत ज्ञान के बिना संभव नहीं था। प्लेटो ने अटलांटिस को उसके स्वर्ण युग के दौरान एक अत्यंत उन्नत सभ्यता के रूप में चित्रित किया। अटलांटियंस अपनी तकनीकी उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे। उनके पास अपने समय के समकालीनों से अधिक ज्ञान और क्षमताएं थीं। अटलांटिस की एक बड़ी खासियत इसकी अद्भुत वास्तुकला और इंजीनियरिंग उपलब्धियां थीं। प्लेटो के अनुसार द्वीप पर भव्य इमारतें, मंदिर और महल थे। अटलांटियंस की निर्माण तकनीक अपने समय के लिए काफी उन्नत मानी जाती थी। अटलांटिस का बुनियादी ढांचा भी काफी विकसित था, जिसमें नहरों और जलमार्गों का एक जटिल नेटवर्क था जो कंसेंट्रिक रिंग्स को जोड़ता था। ये नहरें न केवल परिवहन के लिए बल्कि सिंचाई प्रणाली के रूप में भी काम करती थीं, जिससे अटलांटिस की समृद्धि और प्रचुरता बढ़ती थी। इन नहरों ने सामान और लोगों की सुचारू आवाजाही को संभव बनाया। अटलांटियंस कृषि में भी निपुण थे। वे उपजाऊ मैदानों और उन्नत सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके भरपूर फसल उत्पादन करते थे।
यह कृषि समृद्धि उनके समग्र धन और कल्याण में योगदान करती थी। प्लेटो का उल्लेख एटलांटियंस की धातु विज्ञान में विशेषज्ञता की ओर भी इशारा करता है। उनके पास सोना, चांदी और ओरिचल्कम जैसी कीमती धातुएं थीं, जिसका जिक्र प्लेटो ने किया है। इन धातुओं का उपयोग सजावट और व्यापार के लिए किया जाता था। एटलांटिस अपनी मजबूत नौसेना और समुद्री शक्ति के लिए भी जाना जाता था। उनकी उन्नत जहाज निर्माण तकनीक ने उन्हें समुद्रों पर नियंत्रण पाने में सक्षम बनाया, जिससे वे नौसैनिक मामलों में प्रभुत्व स्थापित कर सके। इससे वे अपने प्रभाव को झांक दुनिया में फैला पाए। एटलांटिस की उन्नत तकनीक और संसाधन संपन्न भूभाग ने उसकी समृद्धि और शक्ति को बढ़ाया। उस समय एटलांटियंस को दुनिया की सबसे धनी और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक माना जाता था। अटलांटिस के निवासियों को उनकी तकनीकी कुशलता के साथ-साथ सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता था। प्लेटो ने सुझाव दिया कि वे कुशल कलाकार, दार्शनिक और विद्वान थे, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्लेटो के विवरण में अटलांटिस की सामाजिक संरचना के बारे में गहराई से चर्चा नहीं की गई है, लेकिन यह संकेत दिया गया है कि उनका समाज संगठित और पदानुक्रमित था। शासक वर्ग के पास महत्वपूर्ण शक्ति थी और उनके उन्नत बुनियादी ढांचे और तकनीक का लाभ पूरे समाज को मिला। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस की सेना एक शक्तिशाली बल थी, जो उनकी सभ्यता के प्रभुत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। वे अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल के लिए जाने जाते थे। अटलांटिस के सैनिक उन्नत हथियारों और कवच से सुसज्जित थे। प्लेटो के विवरण से पता चलता है कि उनके पास अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच थी, जिसने उन्हें युद्ध में एक बड़ा लाभ दिया। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, अटलांटिस न केवल जमीन पर बल्कि समुद्र में भी शक्तिशाली थे। उनकी नौसेना प्राचीन दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती थी। उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था, जिसने उन्हें समुद्री व्यापार और विजय के माध्यम से अपना साम्राज्य फैलाने में सक्षम बनाया। हालांकि प्लेटो के विवरण में अटलांटिस की सैन्य रणनीति के विशिष्ट विवरण सीमित हैं, लेकिन उनके द्वारा विशाल क्षेत्रों पर विजय और नियंत्रण की क्षमता से उनकी उच्च स्तर की सामरिक कुशलता और संगठन का पता चलता है। प्लेटो के कथन में एक प्रमुख विषय अटलांटिस का विस्तारवादी दृष्टिकोण था, जो उनकी सैन्य शक्ति से प्रेरित था। अटलांटिस के लोग पड़ोसी भूमि, जिनमें एथेंस और ग्रीक राज्य शामिल थे, पर कब्जा करना चाहते थे। यह विजय की महत्वाकांक्षा अंततः उनके विनाश का कारण बनी। अटलांटिस की सेना के प्रभुत्व का पड़ोसी क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा। व्यापार समूहों और संसाधनों पर उनके नियंत्रण ने उन्हें अन्य समाजों पर प्रभाव डालने और झांत दुनिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने में सक्षम बनाया। प्लेटो के कथन में अटलांटिस के नैतिक पतन को इसके अंतिम विनाश का एक मुख्य कारण बताया गया है। उन्होंने अटलांटिस और एथेंस के बीच एक बड़े संघर्ष को उजागर किया है। अटलांटिस के अत्यधिक महत्वाकांक्षा और अहंकार ने उन्हें एथेंस और ग्रीक राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश करने पर मजबूर किया, जो अंततः उनके विनाश का कारण बना। हालांकि वे एथेनियनों द्वारा पराजित हुए, जिसने देवताओं के क्रोध को उकसाया। प्लेटो के कथन के अनुसार अटलांटिस का विनाश कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक दैवीय दंड था। देवताओं ने अटलांटिस के लोगों की अत्यधिक महत्वाकांक्षा और आक्रामक व्यवहार के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया। एथेंस और अन्य ग्रीक राज्यों को जीतने में अटलांटिस की असफल कोशिश ने देवताओं को क्रोधित कर दिया। इसके जवाब में देवताओं ने अटलांटिस को उसकी अहंकार के लिए दंडित करने के लिए विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। इन विनाशकारी घटनाओं में शक्तिशाली भूकंप शामिल थे, जिन्होंने अटलांटिस की नींव को हिला दिया। ये भूकंपीय हलचलें आसन्न आपदा की चेतावनी थीं, जिसने व्यापक विनाश और अराजकता को जन्म दिया। प्लेटो के विवरण में बाढ़ और जलमग्नता का भी उल्लेख है, जो दैवीय दंड का हिस्सा थी। ऐसा वर्णन किया गया है कि समुद्र का पानी बढ़ा और अटलांटिस को डुबा दिया, जिससे व्यापक बाढ़ आई।
जिसने भूमि को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। अटलांटिस के विनाश का सबसे नाटकीय पहलू इसकी अचानकता थी। एक ही दिन और रात में कभी शक्तिशाली रही यह सभ्यता खंडहर में बदल गई और समुद्र की गहराइयों में समा गई, पृथ्वी के चेहरे से पूरी तरह से गायब हो गई। सदियों से अटलांटिस की संभावित स्थिति को लेकर अनगिनत सिद्धांत उभरे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह भूमध्य सागर में था, कुछ का कहना है कि यह कैरिबियन में था, और कुछ तो यहां तक दावा करते हैं कि यह अंटार्कटिका में था। सच्चाई की खोज में हम इन सिद्धांतों में से कुछ की पड़ताल करेंगे। एक प्रमुख सिद्धांत अटलांटिस को भूमध्य सागर में स्थित मानता है। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि सेंटोरिनी, थेरा या क्रीट द्वीप अटलांटिस सभ्यता का हिस्सा हो सकता है। सेंटोरिनी को अटलांटिस से जोड़ने वाला सिद्धांत आंशिक रूप से भूवैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है। लगभग 1600 ईसा पूर्व में सेंटोरिनी द्वीप पर इतिहास की सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक हुआ था। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप क्रीट में स्थित मिनोअन सभ्यता का विनाश हुआ और इसके प्रभाव दूर दूर तक महसूस किए गए। मिनोअन सभ्यता, जो पास के क्रीट द्वीप पर स्थित थी, अपने समय की एक शक्तिशाली और उन्नत समाज थी। सेंटोरिनी के ज्वालामुखी विस्फोट, जिसे मिनोअन विस्फोट के नाम से जाना जाता है, ने सुनामी और ज्वालामुखीय राख उत्पन्न की, जिसने क्रीट को तबाह कर दिया और मिनोअन सभ्यता को कमजोर कर दिया, जो अंततः उनके पतन का कारण बना। सेंटोरिनी सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि प्लेटो के अटलांटिस के विवरण के कुछ तत्व मिनोअन विस्फोट की घटनाओं से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, एक ही दिन और रात में अटलांटिस का विनाश प्लेटो के कथन में वर्णित है, जो ज्वालामुखी विस्फोट के अचानक और नाटकीय प्रभाव से कुछ समानता रखता है। सेंटोरिनी की भौगोलिक स्थिति, जो एजियन सागर और भूमध्य सागर के निकट है, प्लेटो के विवरण में फिट बैठती है, जहां उन्होंने अटलांटिस को हेरक्युलिस के स्तंभों, जिब्राल्टर की जलसंधि से परे स्थित बताया है, जो अन्य शक्तिशाली सभ्यताओं के पास था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सेंटोरिनी या थेरा द्वीप प्लेटो द्वारा वर्णित अटलांटिस के केंद्रीय द्वीपों में से एक हो सकता है। उनका सुझाव है कि थेरा ज्वालामुखी विस्फोट से पहले अटलांटिस का एक समृद्ध हिस्सा था। मिनोअन विस्फोट के कारण एक विशाल कैल्डेरा का निर्माण हुआ, जिससे सेंटोरिनी का केंद्रीय भाग समुद्र में धंस गया। यह विनाशकारी घटना द्वीप के एक बड़े हिस्से को डूबा सकती थी, जो प्लेटो के अटलांटिस के जलमग्न होने के विवरण से मेल खा सकती है। हालांकि सेंटोरिनी सिद्धांत आकर्षक है, लेकिन यह संदेहों और चुनौतियों से मुक्त नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि लगभग 1600 ईसा पूर्व में हुए मिनोअन ज्वालामुखी विस्फोट और लगभग 360 ईसा पूर्व में प्लेटो की लेखनी के बीच का समय अंतराल ऐतिहासिक विवरणों की सटीकता और अतिशयोक्ति की संभावना पर सवाल खड़े करता है। ट्रॉय को अटलांटिस से जोड़ने वाला सिद्धांत भूगोलिक कारकों पर आधारित है। ट्रॉय, जो होमर की इलियड में वर्णित प्रसिद्ध ट्रोजन युद्ध के लिए जाना जाता है, आज के आधुनिक तुर्की में डार्डानेल्स जलसंधि के पास स्थित था। यह स्थान प्राचीन दुनिया के महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के निकट पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित है। ट्रॉय प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण शहर था, जिसकी समृद्ध इतिहास कांस्य युग तक जाता है। प्राचीन समय में इसकी प्रमुखता यह संकेत देती है कि यह एक उन्नत सभ्यता का हिस्सा था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद हेनरिक श्लीमन और बाद के अन्य पुरातत्वविदों द्वारा प्राचीन ट्रॉय में की गई खुदाई में प्रभावशाली वास्तुकला और कलाकृतियां मिली हैं। ये खोजें इंगित करती हैं कि ट्रॉय एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उन्नत शहर था। ट्रॉय की भौगोलिक स्थिति, जो प्रमुख व्यापार मार्गों के चौराहे पर थी और प्राचीन सभ्यताओं के निकट थी, प्लेटो के अटलांटिस के विवरण से मेल खाती है, जिसमें इसे भूमध्य सागर में व्यापार को नियंत्रित करने वाली एक नौसैनिक शक्ति बताया गया है। हालांकि प्राचीन ग्रंथों में ट्रॉय और अटलांटिस को जोड़ने का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, कुछ शोधकर्ताओं ने
प्राचीन साहित्य में दोनों के बीच संभावित संबंधों पर अटकलें लगाई हैं। वे विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में संदर्भों और समानताओं की ओर इशारा करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रॉय अटलांटिस संबंध व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत नहीं है और बहस का विषय बना हुआ है। आलोचकों का तर्क है कि दोनों सभ्यताओं को जोड़ने वाला कोई निर्णायक प्रमाण या प्रत्यक्ष ऐतिहासिक विवरण मौजूद नहीं है। इसके बावजूद ट्रॉय अटलांटिस सिद्धांत के समर्थक इस संभावना का पता लगाना जारी रखते हैं कि अटलांटिस का ऐतिहासिक रिकॉर्ड में अपनी उपस्थिति को समझाने के लिए ट्रॉय या अन्य प्राचीन समाजों के साथ संबंध हो सकता है। कुछ व्याख्याओं से पता चलता है कि अटलांटिस की स्थापना ट्रोजन युद्ध के बचे लोगों द्वारा की गई हो सकती है या इसका पूर्वी भूमध्य सागरीय संस्कृतियों के साथ संपर्क रहा होगा, जिसने इसे एक उन्नत सभ्यता में बदलने में योगदान दिया। पश्चिमी गोलार्ध में कैरिबियन को भी अटलांटिस की संभावित स्थिति के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि बहामास, विशेष रूप से बिमिनी रोड संरचना, अपने पानी के नीचे की संरचनाओं और हरक्यूलिस के स्तंभों, जिब्राल्टर की जलसंधि के निकटता के कारण अटलांटिस का हिस्सा हो सकता है। अटलांटिक महासागर में स्थित अंजोरेस द्वीप भी एक अन्य रुचि का क्षेत्र रहा है। कुछ सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं कि ये द्वीप अटलांटिस के अवशेष हो सकते हैं, क्योंकि वे जिब्राल्टर की जलसंधि से परे स्थित हैं। एक कम पारंपरिक सिद्धांत अटलांटिस को दक्षिण अमेरिका में रखता है, विशेष रूप से एंडीज पर्वत में। कुछ समर्थकों का तर्क है कि माचू पिच्चू अपनी उन्नत निर्माण तकनीक और खगोलीय संरेखण के साथ अटलांटिस से संबंध रख सकता है। अधिक साहसिक सिद्धांतों में अंटार्कटिका को अटलांटिस की एक संभावित स्थिति के रूप में सुझाया गया है। कुछ शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि अटलांटिस महाद्वीप के एक ऐसे हिस्से पर मौजूद हो सकता है जो बर्फ से ढकने से पहले डूब गया था। अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट के पास स्थित कैनरी द्वीप को भी अटलांटिस की एक संभावित स्थिति के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इन द्वीपों की जिब्राल्टर की जलसंधि के निकटता ने कुछ लोगों को इसे संभावित स्थान के रूप में मानने पर मजबूर किया है। अंत में कुछ सिद्धांत विशिष्ट द्वीपों या क्षेत्रों से परे जाकर यह प्रस्तावित करते हैं कि अटलांटिस एक खोए हुए महाद्वीप का हिस्सा हो सकता है, जो भूवैज्ञानिक घटनाओं के कारण महासागर में डूब गया। अटलांटिस की संभावित स्थानों की खोज एक ऐसा मिशन है जो सदियों और महाद्वीपों तक फैला हुआ है। हालांकि खोया हुआ शहर अटलांटिस अब भी एक रहस्य बना हुआ है। आधुनिक तकनीक और पानी के नीचे पुरातत्व ने हमें इस प्राचीन पहेली की खोज में नई गहराइयों तक पहुंचा दिया है। वैज्ञानिक और खोजकर्ता लगातार सुराग खोज रहे हैं जो एक दिन हमें इसकी खोज तक ले जा सकते हैं। प्लेटो द्वारा वर्णित अटलांटिस की अनोखी भौगोलिक स्थिति और स्वरूप इस प्राचीन सभ्यता के आकर्षण और रहस्य में इजाफा करते हैं। चाहे यह एक वास्तविक स्थान रहा हो या प्लेटो की कल्पना का परिणाम, अटलांटिस की कहानी अपनी अनोखी संरचना और उन्नत समाज के साथ आज भी हमें आकर्षित करती है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने इस एपिसोड का उतना ही आनंद लिया होगा जितना हमने लिया। यदि आपको यह दिलचस्प लगा तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जो आपकी जिज्ञासा साझा करते हैं। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारे साथ किसी भी रोमांच को मिस न करें। हमें आपकी राय सुनना अच्छा लगता है, इसलिए नीचे कमेंट में अपने विचार, सवाल या ऐसे कोई भी विषय साझा करें जिन्हें आप हमारे भविष्य के एपिसोड में देखना चाहते हैं। आपका फीडबैक ही हमारी यात्रा को आगे बढ़ाता है। फिर मिलेंगे।